नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टर के स्टडीज। आज हम करने वाले करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट नंबर 3। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 1 ईयर इंटरेस्ट रेट इज 1% इन यूएस और 9% इन इंडिया और करंट यूएसडी आईएनआर का स्पॉट रेट इज 56। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू 6 मंथ फ्यूचर रेट। इस पर ध्यान देना, देखो 6 मंथ का पूछ रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, अभी और आएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप करते हैं ना। इसमें क्या करना है, जो भी स्पॉट रेट दे रखा है 56, इससे इंटू करनी है आपका इंटरेस्ट रेट में गैप कितना है। यूएस में 1 है, इंडिया में 9 है, तो 8% का इंटरेस्ट गैप हो गया ना। तो इसका 8% निकाल दो आप। स्पॉट रेट जो है उसका जो इंटरेस्ट, दो कंट्री के बीच इंटरेस्ट रेट जो होगा, गैप जो होगा वो 56 का 8% हमने निकालते हैं, जो आएगा आपका 4.48 का। लेकिन ये जो है ये आएगा आपका 1 ईयर का। अगर आपसे खाली आपसे पूछा ये एक 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 साल का फ्यूचर रेट क्या होगा, तो आप इतना स्पॉट में जोड़ दें। लेकिन आपने बोला 6 मंथ का, तो आप उसको हाफ कर देंगे, तो क्या आएगा 2.24। इसको आप 56 से इसको आप 56 में आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 58.24। इसके आसपास कौन सा आंसर है, बी। तो इसको आप ऐसे करना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। कुछ नहीं करना, जो भी स्पॉट रेट चल रहा होगा और इंटरेस्ट रेट का गैप है उसको निकालो। 6 मंथ का बोला तो उसको हाफ कर दो, अगर 1 साल का पूछा तो उसी को ऐड कर दो 56 में। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट द स्टार्ट ऑफ द वीक यूरो यूएसडी इज 1.05 एंड ब्रिटिश पाउंड यूएसडी इज 1.65। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द वीक में, हफ्ते की शुरुआत में यूरो यूएसडी चल रहा था 1.05 एंड ब्रिटिश पाउंड यूएसडी चल रहा था 1.65। at the end of the week at the end of the week यूरो यूएसडी यहाँ चला गया और ब्रिटिश पाउंड यूएसडी यहाँ चला गया। ठीक है, इसको आप ऐसे करो, यूरो यूएसडी 1.05 था, जो चला गया कहाँ पे 1.2515। यानी क्या हुआ, यूरो बढ़ गया है। यूरो की वैल्यू अप्रिसिएट हो गई है, यूएसडी की वैल्यू कम हो गई, इसलिए यूरो बढ़ गया है। अब दूसरा क्या बोल दिया हमको, जीबीपी यूएसडी 1.65 था हमारा और ये हो गया 1.55। इसमें क्या हुआ है, ब्रिटिश पाउंड जो हमारा गिर गया है, तो यानी यूएसडी अपना बढ़ गया हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर ढूंढना है। तो ब्रिटिश पाउंड है वीकेंड अगेंस्ट यूएसडी। ब्रिटिश पाउंड जो है, ब्रिटिश पाउंड यूएसडी के अगेंस्ट कमजोर होगा है, बताओ। ब्रिटिश पाउंड है वीकेंड अगेंस्ट यूएसडी। ब्रिटिश पाउंड देखा ना 1.65 से 1.55 हो गया, यानी ब्रिटिश पाउंड कमजोर हो गया, यानी गिर गया है यूएसडी के अगेंस्ट। तो पहला ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ए ठीक हो रहा है इसका, पहले में मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट 11 AM यूएसडी आईएनआर वाज कोटिंग ये और 3 बजे कोटिंग ये, तो क्या इसमें मूवमेंट आपको ड्यूरिंग द डे दिखाई दी। ठीक हो गया, यूएसडी आईएनआर था 3 बजे 56.40 एंड 5660 और 3 बजे हो गए, कितना बढ़ गया, दोनों में 0.10 यानी 10 पैसा ये इंक्रीज हो गया ना। कौन आई 56 से डेप्रिसिएट हो गया, 56.4 था 56.50 हो गया। तो यानी यूएसडी अप्रिसिएट हो रखा है, आईएनआर डेप्रिसिएट हुआ है। तो क्या करेंगे, देखो आईएनआर हैज अप्रिसिएट अगेंस्ट यूएसडी बाय 10%, नहीं, आईएनआर डेप्रिसिएट हो रखा है यूएसए के अगेंस्ट 10 पैसे में। यूएसडी हैज अप्रिसिएट अगेंस्ट आईएनआर बाय 10 पैसा, हाँ यूएसडी अप्रिसिएट हो रखा है, देखो 56.4 जो था 56.5 आ गया, तो नहीं अप्रिसिएट हो गया, और कितना 10 पैसा। तो इसका आंसर बी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी लॉट साइज ऑफ यूरो आईएनआर। देखो यूरो आईएनआर हो गया, यूएसडी हो गया, यूएसडी आईएनआर 1000, ब्रिटिश पाउंड आईएनआर 1000,
यूरो INR 1000 और जैपनीज येन का ना 1 लाख होता है, इसका ध्यान रखना। बाकी आपको इनके 1000 के मिलेंगे। इसका आंसर हो जाए 1000 क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस्टर खान बाय USD INR कॉन्ट्रैक्ट जो उसको कॉस्ट पड़ती है इतने की। मिस्टर खान है USD INR कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं जो उसकी उसको कॉस्ट होती है 49,000 की, और RBI की रेफरेंस सेट फाइनल सेटलमेंट प्राइस का 48.70 है। तो हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस ये मेक। अब आप बोलोगे इसने कॉस्ट तो दे दी, लेकिन किस एक्सचेंज प्राइस पे लिया था ये तो नहीं बताया। अब कॉस्ट कैसे, ये इसकी कॉस्ट कैसे लगी होगी, ठीक है। 1000 का लॉट साइज होता है, अगर एक चाहिए तो कितना है, 1000 का होता है लॉट साइज। एक अगर उसे चाहिए होता तो कितने होते, 1000 से डिवाइड कर दो तो यानी 49 उसका एक्सचेंज चल रहा था। 49 एक्सचेंज प्राइस चल रहा था, 1000 का लॉट साइज होता है, तो 49,000 उसको पड़ गई ना, उसकी कॉस्ट पड़ गई। तो इसलिए 49,000 को 1000 से डिवाइड करो, 49 में उसने बाय करा था। सेटलमेंट प्राइस हो गया 49 में उसने बाय करा था, सेटलमेंट प्राइस है 48.70। 49 से गिर गया ये कितना, 0.3 गिर गया, -0.3 इंटू, हाँ एक ही लॉट है, 1000 का लॉट साइज, तो 300 का उसको लॉस हो गया। तो 300 का लॉस इसका बी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कैन वी से दैट व्हेन USD INR फेल्स वन वे दिस मीन देयर इज अ डिक्रीज इन वोलेटिलिटी। नहीं, नो। वोलेटिलिटी ये तो नहीं बताती है, वोलेटिलिटी मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस चेंज बताएगी ना। तो कोई डायरेक्शन वोलेटिलिटी नहीं बताएगी। वोलेटिलिटी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस चेंज नॉट द डायरेक्शन। अब प्राइस कैन बी फेल और राइज शार्पली एंड स्टिल हैव हाई वोलेटिलिटी, ठीक है। अगर हाई वोलेटिलिटी होगी तो जो प्राइस होगा ना वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि डायरेक्शन नहीं बताता है वोलेटिलिटी, वो मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस चेंज बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर मेहता ट्रेडिंग मेंबर एंड his two clients do the following trade euro INR 1 month future on particular day। मिस्टर मेहता है जो ट्रेडिंग मेंबर है, ठीक है, अपने उसमें ये ट्रेड करते हैं, उनके दो क्लाइंट है वो ये ट्रेड कर रहे हैं। तो ओपन पोजीशन में बतानी है, तो उनकी खुद की ओपन पोजीशन कितनी बची, 200 बाई कर दे, 170 सेल कर देना, 30 इनके बचे लॉट, ठीक है। क्लाइंट एक्स के 40 लॉट बचे, 40 बाय कर 80 सेल कर, तो 40 ओपन पोजीशन रह गई इनकी। 120 बाय कर 80 सेल कर, तो 40 इनकी भी ओपन पोजीशन रह गई। अब जो ट्रेडिंग मेंबर होता है ना, जो प्रोप्राइटर होता है, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करता है, उसकी जगह हम टोटल पोजीशन निकालें तो हमें सबको ऐड करना होता है, उसकी खुद की और जो ट्रेडिंग मेंबर जो क्लाइंट उस कस्टमर उसके होते हैं उन सबको ऐड करना होता है। तो 4 दूनी 8, 3 11, 110 लॉट की तो उसकी ट्रेड है, मतलब ओपन पोजीशन 110 लॉट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर ए बिलीव दैट USD JPY विल मूव फ्रॉम 87 टू 82 इन नेक्स्ट 2 एंड 3 मंथ। बोले कि मिस्टर ए जो है वो बिलीव करते हैं कि USD जापानीज येन JPY विल मूव, ठीक है, अभी 87 चल रहा है और ये 82 हो जाएगा USD JPY। इसका मतलब क्या है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि अब USD गिरने वाला है और जापानीज येन जो है अपना बढ़ने वाला है। 87 से 82 हो रहा है बोले तो यानी सब USD के अगेंस्ट ही होगा ना, USD बेस करेंसी होती है। तो USD गिरने वाला है यानी 87 से 82 होने वाला, तो ये गिरने वाला है, USD की वैल्यू कम होने वाली है यानी जापानीज येन की बढ़ने वाली है। सिंस USD JPY कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट ट्रेडेड इंडिया, अब USD JPY तो ट्रेड नहीं होता इंडिया में, तो कैसे ट्रेड लेगा बोल रहा है USD INR और JPY INR का यूज करके। क्या करेगा, उसे पता है USD गिरने वाला है, तो USD INR को सेल कर दे, इसको इसको सेल करेगा, USD INR को सेल करेगा, USD गिरने वाला है तो इसको सेल करने से USD में प्रॉफिट हो जाएगा। JPY INR है, उसे पता है JPY USD गिरने वाला है, 87 टू 82 होने वाला है, जापानीज येन बढ़ेगा तो जापानीज येन को बाय कर लेगा, तो इसको बाय कर ले। तो क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे वो अपना JPY में, शॉर्ट करेंगे USD में, डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा इन्वेस्टेड 2 लाख इन इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर 1 ईयर गिविंग अ रिटर्न ऑफ 14% पर एनम। ठीक है, मिस्टर शर्मा जी हैं जो 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में, जो उनको
14% पर एनम का वो रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, ही प्लान टू यूज द मेच्योरिटी प्रोसीड टू फंड हिज सन एजुकेशन इन यूएस। ओके, तो बोले जो 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 लाख उन्होंने इन्वेस्ट करा है, उस पर 14% उन्हें रिटर्न मिलने वाला है। और जो ये जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, ठीक है, यानी 28,000 इनको यहाँ से मिलेंगे और 2,28,000 मेच्योरिटी अमाउंट हो गया, यानी इतने रुपए उनको मिल जाएंगे 1 साल बाद। इस रुपए को बोल रहा है कि वो अपने लड़के की एजुकेशन में यूएस में वो लगवाना चाहता है। ही प्लान्स टू मेच्योरिटी प्रोसीड फंड हिज, मतलब अपने लड़के की स्टडी में वो लगाना चाहता है, वो यूएस जाने वाला लड़का उनका। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग बॉन्ड यूएसडी आना स्पॉट रेट इज 50 एंड 1 ईयर प्रीमियम वॉज 3%। अच्छा, ये बोला जब उन्होंने ये रुपया इन्वेस्ट करा ना 2 लाख रुपए, तब जो यूएसडी का वैल्यू थी वो 50 रुपए थी। ठीक है, जब इन्वेस्ट करता उस टाइम 50 रुपए थी। अब 1 साल में उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो 3% उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो 3% उसको एक्स्ट्रा यहाँ से देने पड़ेंगे ना। 3% बढ़ गई, यानी 51.50 आपका यूएसडी हो गया अब। ठीक है, 1.5 बढ़ गई ना 3%, तो 51.50 आपका यूएसडी हो गया। 50 में जब इन्वेस्ट करता उस टाइम 50 वैल्यू थी यूएसडी की, अब जो है 51.50 है। तो बोल रहा है कितना यूएसडी उसको लगेगी, तो 2,28,000 उसके पास है। ठीक हो गया, और 51.50 उस टाइम यूएसडी का रेट चल रहा है, यूएसडी एक्सचेंज रेट चल रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 4,427 के इतनी आपकी यूएसडी उस टाइम लग जाएगी। तो 4,427 इसका बी आंसर इसका हो जाएगा। देखना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 2 लाख इन्वेस्ट करा था उसने, 14% का 28,000, तो 2,28,000 हो गया। अब इन्वेस्ट करा था उस टाइम यूएसडी 50 चल रहा था, 3% वो ही बढ़ गया, तो इतना वो हो गया, 51-50 हो गया एक्सचेंज रेट। अब 51-50 हो गया, 2,28,000 उसके पास रुपए थे, उसको 51-50 से डिवाइड करेंगे तो यूएसडी में अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ट्रेडिंग मेंबर बाय करता है 20 लॉट ऑफ यूएसडी एनआर ऑफ मंथ फ्यूचर ऑन डे 1। ओके, on the same day he also sell 10 lot of April USD एनआर future. What would his open position property book at the end of the day? ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, ये जो पोजीशन हो रही है ये एक ही एक्सपायरी की है, 1 मंथ का फ्यूचर है, हम एक ही एक्सपायरी में हम काम कर रहे हैं ना। तो हमने इनको ऑफसेट कर दिया, कितने 200 बाय गए थे, 170 से आगे, तो 30 लॉट उनके बचे ना, तो ये था। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो 20 लॉट बाय करे हैं वो मार्च का फ्यूचर है, और जो सेल करे हैं 10 लॉट वो अप्रैल का फ्यूचर है। तो दोनों अलग अलग मंथ के हो गए, तो अलग अलग हुई ना पोजीशन, बाय करा है सेल करा है, दोनों एक से एक स्क्वायर ऑफ तो हो जाएंगे नहीं। तो मार्च के 20 लॉट, अप्रैल के 10 लॉट, टोटल हो गए 30 लॉट। 30 लॉट 1,000 का लॉट साइज, तो 1,000 का लॉट 30 लॉट हो जाएगा, सेंटूर 30,000 आपकी यूएसडी हो जाएगी, 30,000 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग लॉट की बात हुई है, उसमें होती एक ही मतलब अलग अलग एक्सपायरी की बात हो रही है, उसमें एक ही एक्सपायरी की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड विद अ ब्रोकिंग कंपनी गिव ट्रेडिंग एडवाइस ऑन अ यूएसडी एनआर ऑन टेलीविजन। ठीक है, एक बंदा है ब्रोकिंग कंपनी में काम करता है और ट्रेडिंग एडवाइस दे रहा है टेलीविजन पे, तो व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेप दैट इज ब्रोकिंग हाउस नीड टू टेक टू इंश्योर दैट हिज एम्प्लॉय कंप्लायंस विद गाइडलाइंस। तो क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, या ब्रोकिंग हाउस को क्या इंश्योर करना चाहिए कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए, ये पूछ रहा है वो। ये है कि द पर्सन हैज टू शेयर टेक्निकल आंसर टू सपोर्ट द करेंसी व्यू। देखते हैं, द पर्सन हैज टू प्रेजेंट इट एंड ऑन टाइम, क्या द पर्सन हैज टू बी प्रेजेंटेबल एंड ऑन टाइम इन द टीवी स्टूडियो। द पर्सन हैज टू also disclose the proprietary interest of the broking house इन यूएसडी करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये इसका सही बैठ रहा है। ठीक है, जो भी रेगुलेटरी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग व्हेन अ एम्प्लॉय ऑफ ब्रोकिंग हाउस प्रोवाइड मार्केट व्यू और ट्रेडिंग एडवाइस ऑन मीडिया,
जो भी गाइडलाइन है उसमें जो ब्रोकिंग हाउस है वो अगर टेलीविजन पे एडवाइस कर रहा है तो उसका जो भी खुद के इंटरेस्ट है ना वो उसे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। एनी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ द ब्रोकिंग हाउस इन दैट इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स रिमेन द सेम, सभी चीज सेम रहता है तो एनी डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट इन इंडिया विल रिजल्ट इन, ये बोला कि सभी चीज सेम रहेगी लेकिन जो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर वो बढ़ गया तो उसका क्या रिजल्ट होगा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो आ, जो इंडियन करेंसी है ना डोमेस्टिक करेंसी उस पर प्रेशर आता है। ठीक है, प्रेशर आएगा, उसकी डिमांड कम होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया द करंट अकाउंट डेफिसिट रिफ्लेक्ट एक्सेस इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। और डेफिसिट कैसे होता है, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो डेफिसिट हो गया ना। ठीक है, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं वहां से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं उनको बेच कम रहे हैं तो डेफिसिट हो गया। अब अब जितना ज्यादा वो डेफिसिट बढ़ेगा करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है, आप डेफिसिट बढ़ाओगे सामान उनसे ज़्यादा मंगाओगे तो आप फॉरेन करेंसी की जिस करेंसी से सामान मंगा रहे हो उस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, आप यूएसडी से यूएसए से सामान मंगा रहे हैं या यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं तो यूएसडी की डिमांड ज़्यादा होगी ना कि इंडियन करेंसी की। तो उससे डोमेस्टिक करेंसी पे प्रेशर पड़ता है तो उससे क्या होगा, अपनी करेंसी कमजोर होगी तो वीकनिंग ऑफ आईएनआर। क्वेश्चन नंबर 13 है GBP INR 3 month future is quoting at 70.50. 6 month future is quoting at 71.10. Mr. A expect that after 1 month the 3 month future should quote इतना 6 months ये। तो if Mr. A execute a spread trade and his view goes right, how much profit he will make? अच्छा, अभी प्राइस कोट कर रहा है, बोल रहा है ये, ठीक है, 3 मंथ का ये प्राइस कोट कर रहा है, 6 मंथ का ये है, लेकिन वो उनका व्यू है कि इतना वो कोट करना चाहिए और वो इसके लिए स्प्रेड ट्रेड करता है तो इसमें कैसे प्रॉफिट लॉस होगा। आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इन क्वेश्चनों को हम लैग में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट लैग को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड लैग को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 70-50 3 मंथ का फ्यूचर 70-50 का है और उसको सेल कर रहा है और 6 मंथ का फ्यूचर कोट कर रहा है जिसको वो 71.10 पे सेल कर रहा है। 3 मंथ फ्यूचर कोटिंग है इतना, 6 मंथ फ्यूचर कोटिंग है इतना। ठीक है, अब इनके बीच का स्प्रेड क्या बनाना है, इसको माइनस कर दो आप, ये प्रोसेस है। ठीक है, इसको करने इसको 3 मंथ का और 6 मंथ का लिखो, उसको माइनस करो, कितना है 0.60। तो पहला स्प्रेड या पहला लैग ये बना इसका। ठीक है, अब दूसरा क्या है 70-30 3 मंथ का और 70-70 6 मंथ का, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 में से 70 40.4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेग हो गया, 2 लाख सॉल्व कर दिए। अब इनके बीच का क्या स्प्रेड बना, 60 और 40 के बीच का, 60 में से 40 घटाएंगे हमारा 0.2, 1000 का लॉट साइज, तो 200 रुपये का उसको यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। आपको लैग में सॉल्व करना है, 3 मंथ का दे रखा है, 6 मंथ का दे रखा है, इसको माइनस इससे इसको माइनस करके जो बना वो एक स्प्रेड हो गया, वो लिख लिया, पहला लेग सॉल्व हो गया। दूसरे लेग में क्या हुआ, इस ये है 3 मंथ 6 मंथ का, इसको सॉल्व करा, इसको माइनस करा, मतलब तो ये जो हमारा दूसरा लेग बन गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये हमारा जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उतनी वैल्यू जाएगी, 1000 का लॉट साइज होता है, इधर से लॉट प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। करके देखना इसको एक बार। व्हाट इज द ट्रू फॉर ओटीसी ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, इनमें से क्या ट्रू है ओवर द काउंटर ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के लिए। सेंट्रलाइज रिस्क मैनेजमेंट होता है, इसमें नहीं होता है, कोई सेंट्रलाइज ट्रेड नहीं होती इसमें। सेंट्रलाइज ट्रेड मैनेजमेंट अवेलेबल ओनली फॉर स्टॉक एंड करेंसी, नहीं, और चीज़ों के लिए भी अवेलेबल रहता है ओटीसी मार्केट। तो नो सेंट्रलाइज लिमिट ऑन ट्रेडिंग पोजीशन, हाँ डी इसका आंसर हो जाएगा।
कोई सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग पोजीशन नहीं थे, कोई लिमिट नहीं होती है। ओके। 15 है, वन ऑफ वन ऑफ द की डिफरेंस बिटवीन ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड यूरो आईएनआर करेंसी ऑप्शन मार्केट इज रिलेटेड टू। क्या इनमें से क्या डिफरेंस है ओटीसी मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी मार्केट में, ये पूछना चाह रहा है कौन मेरे। लॉट साइज, हाँ लॉट साइज तो फिक्स रहता है एक्सचेंज में, इसमें थोड़े अलग रहते हैं। इसमें आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ओटीसी में, एक्सचेंज में फिक्स रहता है। रिक्वायर फॉर प्रूफ ऑफ अंडरलाइन फॉरेन ट्रांजेक्शन, हाँ एक्सचेंज में आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ओटीसी में नहीं होती है। मार्केट टाइमिंग, मार्केट टाइमिंग तो दोनों की सेम रहती है। डी, डी हो जाएगा क्या, हाँ ए एंड बी, हाँ डी इसका आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। OTC currency option allow customized lot size and generally require proof of an underlying exposure. In contrast, exchange traded currency option have a standardized lot size and usually do not require proof of underlying foreign transaction. ठीक, चलो सेट थ्री भी खत्म हुआ हमारा। इसको पढ़ना एक बार, सॉल्व करके देखना पूरा सेट। सो अब हम नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। थैंक यू टू ज्वाइनिंग अस।